In the last class, we discussed about the monetary instruments of central bank, both quantitative instruments and qualitative instruments. These instruments are: first is bank rate or discount rate. Bank rate is that rate at which central bank lends to commercial बैंक। जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को कर्ज देती है, उधार देती है, उस रेट को बैंक रेट कहा जाता है। इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब जो है, अब ये सेंट्रल बैंक इज द होलसेलर ऑफ क्रेडिट। वह होलसेलर का काम करता है, उधार देने में होलसेलर का काम करता है। अगर बैंक रेट ऊंचा होगा तो जितने सारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊंचा हो जाएगा। वे बोरोवर से अधिक जो है कि चार्ज करेंगे, वह महंगा होगा जो उनके लैंडिंग प्रोसेस को जो अफेक्ट करेगा। इसको हम जो है कि पहले डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक रेट अगर ऊंचा होता है तो उधार महंगा होगा। उधार जब महंगा होगा तो इन्वेस्टर कम इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड इन द इकोनॉमी। इफ देयर इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर, then central bank increases the bank rate. That makes the loan dearer and borrower takes a small portion of the loan and investor invests less. It's why total money supply comes down, that controls the purchasing power in the economy and thereby inflationary pressure. Inverse in case of deflationary, when price of commodities falls, जिस समय सारी चीज़ों की कीमतें घटती है, जिसको हम मंदी कहते हैं, तो उस केस में जो है कि बैंक रेट को कम कर दिया जाता है ताकि उधार जो है कि सस्ता हो जाए। कमर्शियल बैंक अधिक से अधिक सेंट्रल बैंक से उधार ले और इन्वेस्टर जो है कि सॉफ्ट लोन के रूप में कमर्शियल बैंक से प्राप्त करेंगे। तो दिस इज बैंक रेट। सेकेंड इज रेपो रेट। रेपो रेट इज ऑल्सो लैंडिंग रेट। बैंक रेट इज लैंडिंग रेट। दोनों जो है एक दर है जिससे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को उधार देती है। लेकिन दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है कि बैंक रेट इज लॉन्ग टर्म लैंडिंग रेट, whereas repo rate is short term lending rate. अगर लंबे समय के लिए उधार कमर्शियल बैंक लेती है तो उसके लिए जो है बैंक रेट चार्ज किया जाता है, जो रेट रेपो रेट से ऊंची होती है। वहीं अगर जो है कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म लोन लेती है तो उसके लिए जो है इंटरेस्ट कम दिया जाता है, दैट इज रेपो रेट। रेपो मीन्स रीपर्चेज ऑप्शन। रीपर्चेज ऑप्शन सिक्योरिटी का जो है कि रीपर्चेज ऑप्शंस जो है कि अवेलेबल होते हैं, इसको रेपो रेट कहा जाता है। दूसरा डिफरेंस जो है कि बैंक रेट के लिए किसी सिक्योरिटी की आवश्यकता कमर्शियल बैंक को नहीं होती है, जबकि इसके लिए रेपो रेट के लिए जो है शॉर्ट टर्म लोन के लिए उनको सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, जो काम बैंक रेट कर रही है सेम जो है कि रेपो रेट का भी है। अगर मनी सप्लाई को कम करना होता है तो रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है। अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना होता है तो रेपो रेट को घटा दिया जाता है। इससे इन्वेस्टमेंट हमारा जो है कि इन्वर्सली अफेक्ट होता है। थर्ड वन इज, नेक्स्ट इज रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का उल्टा रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक उधार लेती है,
जबकि रिवर्स रेपो रेट में कॉमर्शियल बैंक अपने एक्सेसिव फंड को सेंट्रल के बैंक के पास डिपॉजिट करती है। इसलिए इट इज दैट रेट एट व्हिच कॉमर्शियल बैंक पार्क्स इट्स एक्सेसिव डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक। जैसे कि हम लोगों के पास अगर अधिक पैसे हो जाते हैं, कंजम्पशन से अधिक पैसे हमारे पास होते हैं, तो हम उसको बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं और बैंक जो है उसके बदले में हमें इंटरेस्ट पे करती है। ठीक उसी तरह कॉमर्शियल बैंक के पास अगर फंड अधिक हो जाता है, उधार लेने वाले नहीं हैं, तो उस केस में, जबकि बैंक के पास अगर हम पैसे दिए हुए हैं तो बैंक उसके बदले में इंटरेस्ट दे रही है और उनका उधार नहीं लिया जा रहा है, एक्सेसिव फंड पड़ा हुआ है, तो बैंक को उससे लॉस होगा। इन दिस सिचुएशन बैंक्स पार्क्स इट्स एक्सेसिव फंड किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास। सपोज कटिहार में जो है मिर्चाई बाड़ी ब्रांच में जो है कि एक्सेसिव डिपॉजिट है, अब इसको जो है कि उसने सेंट्रल बैंक के पास जमा कर दिया। हो सकता है कि दूसरे बैंक को जो है कि पैसे की आवश्यकता होगी, तो वह चैनलाइज होके उनके पास चला जाता है, वो उधार लेते हैं। तो इस तरह जो है कि सेंट्रल बैंक इस डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट देती है, उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में डिफरेंस होता है। रेपो रेट जनरली इट इज हायर, अधिक होता है, रिवर्स रेपो रेट जो है कि वो उससे कम होता है। नेक्स्ट इज कैश रिजर्व रेशियो। जैसा कि उस दिन हम लोगों ने जो है कि इसको देखा था, दो तरह के रिजर्व हैं, एक जो है मेनली, एक जो है कैश रिजर्व है, दोनों ही कैश हैं, लेकिन एक जो है कि सेंट्रल बैंक के पास होता है, एक जो है कि बैंक इटसेल्फ अपने ही पास उनको रखना होता है। तो कैश रिजर्व रेशियो इट इज दैट रेशियो ऑफ बैंक डिपॉजिट विच इज टू बी केप्ट विथ आरबीआई और सेंट्रल बैंक। अगर बैंक के पास 1000 रुपये आए और बैंक CRR कैश रिजर्व रेशियो वह जो है 5% है, तो 5% इसका सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व के रूप में रखना होगा। वहीं दूसरी ओर बैंक को भी अपने कारोबार को डे टू डे के काम को पूरा करने के लिए उनको भी अपने पास सेफ्टी के लिए एक रिजर्व रखना होता है इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट which can be easily transferable into cash। जैसे कि बैंक के पास गोल्ड है, बैंक के पास शेयर है, बैंक के पास बॉन्ड्स हैं, तो इसको इजीली जो है कि वह कैश में कन्वर्ट करके अगर आवश्यकता होती है तो वह अपने डे टू डे के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है फॉर द टाइम बिंग। फिर इनको इतने रिजर्व जो है अपने पास रखने ही होंगे। नेक्स्ट इज open market operation. It is related with the sale and purchase of government's bonds and securities. गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज होती है, बॉन्ड्स होती है कि अगर उधार लेने के लिए हम जो है कि एक एग्रीमेंट पेपर होता है और इस बॉन्ड्स गवर्नमेंट जो है इस तरह के बॉन्ड्स को जो है कि इशू करती है, सेंट्रल बैंक के माध्यम से उसको मार्केट में सेल करती है या बैंक उसको जो है कि खरीद के अपने पास रखती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट और बॉन्ड्स के बीच वह इनवर्स का रिलेशन है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊंचा हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊंचा होगा तो बॉन्ड्स का वैल्यू जो है कम हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊंचा होने के कारण कॉमर्शियल बैंक जो है कि अधिक उधार देना चाहेंगे या वह अपने एक्सेसिव डिपॉजिट को सेंट्रल बैंक के पास जमा कराएं। अगर जो रिवर्स रेपो रेट ऊंचा हो गया तो बॉन्ड्स पे लोग जो है कि खर्च करना नहीं चाहेंगे, वैसे केस में जो है बैंक में पैसे चले जाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊंचा हो गया तो हम अपने पैसे को बैंक में जमा कर देंगे, बैंक से अधिक हमको इंटरेस्ट मिलेगा, हम बॉन्ड्स पे खर्च नहीं करेंगे, तो बॉन्ड्स का वैल्यू क्या होगा, वो घट जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो हम अपने पैसे को बैंक में जमा कर नहीं करके
वह बॉन्ड्स खरीद लेंगे। जैसे अगर बैंक में सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा है कि 1000 रुपये हमारे जो है कि 8 साल में 2000 रुपये होते हैं 8 ईयर्स में, और उसी का अगर एक बॉन्ड्स आज हम खरीदते हैं 1000 रुपये का, तो यह जो है कि 6 ईयर्स में यह 2000 रुपीज हो जाएगा। तो हम जो है कि बॉन्ड्स पे खर्च करेंगे। इन दोनों के बीच जो है कि इनवर्स का रिलेशन होता है। तो इसलिए इसके द्वारा जो है सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को जो है बढ़ा सकती है, घटा सकती है। अगर जिस समय मनी सप्लाई को कम करने की आवश्यकता होती है, मनी सप्लाई कम करना है, तो सेंट्रल बैंक बॉन्ड्स को बेचना शुरू करती है। बॉन्ड्स आर सोल्ड इन द मार्केट। इसको अट्रैक्टिव बनाकर मार्केट में सेल कर दिया जाता है। हम लोग परचेज करते हैं, हमारे हाथ से पैसे जो है सेंट्रल बैंक के पास चला जाता है, मनी सप्लाई कम हो जाती है। वहीं अगर मनी सप्लाई को बढ़ाने की आवश्यकता होती है डिप्रेशन के पीरियड में, तो उस समय जो है कि सेंट्रल बैंक बॉन्ड्स की परचेज की करता है। बॉन्ड्स आर परचेज बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मार्केट से बॉन्ड्स को खरीदना शुरू करती है, जिसके कारण सेंट्रल बैंक से पैसे जो है कि मार्केट में फ्लो कर जाता है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है, डिप्रेशन हमारा खत्म हो जाता है। तो ये दिस इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। इट इज रिलेटेड विद द सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज। नेक्स्ट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। It is difference between the value of assets offered for loan and amount of loan actually sanctioned। अब इसको हम समझते हैं कि जब भी हम बैंक के पास जो है कि उधार के लिए जाते हैं, तो सिक्योरिटीज के रूप में हमें जो एसेट्स को शो करना होता है। अगर हमारे पास गारंटी के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में जो भी एसेट्स हैं, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे हमारा लैंड हो, चाहे हमारे मकान हो, जितने सारी चीजें हैं, उन किसी न किसी आधार पर हम जो है कि उधार, जब तक गारंटी नहीं देंगे उधार नहीं देगा। सपोज हमारे पास जो है कि 50 लाख का एसेट है, और 50 लाख के एसेट को लेकर हम बैंक के पास जाते हैं कि हमें 50 लाख रुपये का एसेट है और इतना हमको उधार चाहिए। बैंक जो है कि 50 लाख उधार नहीं देगी, उससे कम देगी। जितना कम देगी दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। सपोज बैंक कहती है कि जो आपके एसेट का वैल्यू है उसका 30% हम कम उधार देंगे। तो इस 50 लाख का 30% जो है कि 15 लाख हो गए, तो बैंक हमें 35 लाख उधार देगी। This 15 lakh is the margin requirement, that is 30% is the margin requirements. So this is value of assets offered for loan and the amount of loan that bank is ready to grant or sanction. This is margin requirement. अब अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को जो है कि बढ़ा दिया जाता है, तो बोरोवर की बोरोइंग कैपेसिटी जो है कि कम हो जाती है। वो पहले से कम उधार ले पाएंगे। जैसे कि अभी हम 30% जो है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है, तो 50 लाख की प्रॉपर्टी पर 35 लाख ही जो है उधार लिया जा सकता है। अब बैंक चाह रही है मनी सप्लाई को कम करना, तो इसको बढ़ाकर उसने जो है कि 40% कर दिया। जैसे ही 40% होगा, नाउ बोरोवर इज कैपेबल टू take the loan of 30 lakh on the basis of asset 50 lakh। अब उनकी बोरोवर की बोरोइंग कैपेसिटी घट जाती है। दिस इज 20 लाख इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अब इसको क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में वह यूज करती है कि पार्टिकुलर एरिया में मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा देती है, कहीं उसको मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को घटा देती है। जैसे कि होम लोन ले रहे हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कम रहती है क्योंकि अधिक से अधिक होम लोन देने की। कार लोन है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स उसमें कम कर दिया गया, तो हम कम एसेट्स में जो है कि अधिक उधार ले सकते हैं। वहीं अगर हम लोग
जहां मनी सप्लाई को कम करना है, हैवी इंडस्ट्रीज के लिए जो मनी सप्लाई को सपोज कम करना है, या जितने सारे जो है लग्जरियस आइटम्स के प्रोडक्शन के लिए जो है कि उनको मनी सप्लाई को कम करना है, तो वहां मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा दिया जाता है। इसलिए इसको जो है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और क्वालिटेटिव कंट्रोल किया जाता है कि एक पार्टिकुलर एरिया में मनी सप्लाई को बढ़ाई जा सकती है, एट द सेम टाइम दूसरे एरिया में मनी सप्लाई को घटाई जा सकती है। दिस इज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। वन इज मॉरल शोषण, इट इज ऑल्सो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। मॉरल शोषण एक जो है कि ये मॉरल प्रेशर है, लीगल प्रेशर नहीं है, मॉरल प्रेशर है। सेंट्रल बैंक जो है कि सारे बैंक का गार्जियन है, उनके लिए जो है कि हमेशा उनके हेल्प के लिए वह स्टैंड करती है, जिसके कारण ये सारे बैंक की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह अपने गार्जियन की कही हुई बात को ऑबे करे। जैसे कि अगर हमारे पेरेंट्स हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, या हमारे बच्चे हम पर डिपेंड कर रहे हैं, तो बच्चे की जो है कि एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम जो उनको गाइड कर रहे हैं, जो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उनको वो फॉलो करे। अगर वो नहीं करता है तो जब भी कोई प्रॉब्लम होगा तो उस समय उनकी हेल्प के लिए जो है कि हम खड़े हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो मेरे मन पर है। तो दिस इज मॉरल प्रेशर। तो इसको आरबीआई यूज करती है कि अगर इन्फ्लेशन की स्थिति है तो वह बैंक्स को कहती है कि आप उधार कम दीजिए, पार्टिकुलर एरिया में जो है उधार को आप बढ़ाइए, दूसरे एरिया में जो है उधार को बढ़ाइए। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है कि हमारा है, अगर उसमें क्रेडिट को कम कर दिया जाता है, मनी सप्लाई को कम कर दिया जाता है, इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, एग्रीकल्चर सेक्टर विल सफर। और मनी सप्लाई को कम करना है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में मनी सप्लाई को कम कर दिया गया, वहां जो है कि कहा गया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में उधार आप कम दो, एग्रीकल्चर सेक्टर में उधार आप अधिक दो। तो एक पार्टिकुलर एरिया में कम हुआ और दूसरे एरिया में जो है अधिक हो गया। दिस इज moral shoshan which is used as qualitative credit control, जो हम लोग उसके फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक्स में देखेंगे। नाउ वी कम टू द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। वी टॉक्ड अबाउट कमर्शियल बैंक, वी टॉक्ड अबाउट सेंट्रल बैंक। हम लोगों के अब जो है किस पर देखना है कि दोनों के बीच जो डिफरेंस, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। तो अगर हम इनके फंक्शंस को पढ़ लें, कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उसको जो है टेक किया है, उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है ताकि हम दोनों को कंपेयर कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। फर्स्ट इज इशुएंस ऑफ करेंसी। सेंट्रल बैंक इज an apex monetary institution of a country। जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशियरी का अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, उसी तरह जो है सेंट्रल बैंक जितने सारे बैंकिंग सिस्टम, पूरे मॉनेटरी सिस्टम का वह सबसे उच्च संस्था है। सेंट्रल बैंक हैज मोनोपोली ओवर प्रिंटिंग एंड इशूइंग नोट्स। किसी भी कंट्री के जो करेंसी इशू होती है, प्रिंट होती है, इशू होती है, उस पर राइट जो है सेंट्रल बैंक का होता है। जैसे कि इंडिया में जितनी सारी करेंसीज है एक्सेप्ट रुपी 1 नोट एंड ऑल कॉइन्स, राइट फ्रॉम ₹2 onward all the currencies are printed and issued by the central बैंक। उस ₹1 का नोट और जितने सारे कॉइन्स हैं, इस पर राइट जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसलिए ₹1 के नोट पर सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस का सिग्नेचर होता है, और ₹2 से ऊपर जितने सारे नोट हैं उस पर सिग्नेचर गवर्नर ऑफ आरबीआई का होता है। दिस इज द डिफरेंस। तो 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वन हु साइन ऑन ₹1 नोट,
उसमें ऑप्शन आपके होंगे, टू ऑन व्हाट, हु साइंस ऑन द नोट्स टू ऑन व्हाट। तो ये आपको जो है कि वहां 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए ध्यान में रखना है। जितने सारे एक कॉइन्स हैं, चाहे 1 रुपये का हो, 2 रुपये का हो, 5 रुपये का, 10 रुपये का, वो सारे जो है सेंट्रल बैंक के अधिकार में है। लेकिन इसका जो इशू किया जाता है थ्रू सेंट्रल बैंक, ताकि उनके पास भी एक डेटा हो कि कितनी जो है कि इस फॉर्म में मॉनेटरी मनी सप्लाई हो चुकी है। सेकेंड इज बैंकर ऑफ बैंक्स। जितने सारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं वे बैंकर ऑफ पब्लिक है, वो पब्लिक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और उनको उधार देने का काम करती है। लाइकवाइज ऑल द कॉमर्शियल बैंक्स और all the commercial banks are guided by RBI central bank, and central bank is the banker of all the banks who accepts deposit from commercial bank and advances loan whenever it is required. Just कॉमर्शियल बैंक और हमारे पब्लिक के बीच का जो रिलेशन है उसी तरह का रिलेशन कॉमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक के बीच है। कॉमर्शियल बैंक हम लोग को उधार देती है, सेंट्रल बैंक बैंक्स को उधार देती है। हमारे डिपॉजिट को कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करती है, सेंट्रल बैंक जो है कि बैंक्स के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है। हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करती है कॉमर्शियल बैंक, और कॉमर्शियल बैंक के बिल्स ऑफ एक्सचेंज को रीडिस्काउंट करने का काम जो है सेंट्रल बैंक करती है। तो इसलिए बैंकर ऑफ बैंक्स, दैट इज सेंट्रल बैंक acts as a banker of banks. Third is banker of government. जितने सारे गवर्नमेंट हैं, whether central government, state government और union territory, central bank holds the account of all types of government और उनके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, और जब उनको आवश्यकता पड़ती है तो उधार देने का भी काम करती है। जैसे कि सेंट्रल बैंक अगर जब भी बजट बनाती है, अगर बजट घाटे में होता है, घाटे का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट की सोच होती है, प्लानिंग होती है कि वो 100 करोड़ रुपये खर्च करेंगे और डिफरेंट सोर्सेज से उनके रेवेन्यू 95 करोड़ होते हैं, तो 5 करोड़ इज द डेफिसिट। जितने सारे सोर्सेस हैं इसको पूरा करने की कोशिश करता है। अगर उससे पूरा नहीं हुआ, then central bank goes to central government goes to central bank, and central bank issues notes, prints new notes and issues to the government. That is called deficit financing. That is banker of government. तो जिस समय उनको उधार की आवश्यकता होती है तो गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स, अप्रूव्ड बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज को जमा करके सेंट्रल बैंक से उधार लेती है। तो ठीक उसी तरह जिस तरह पब्लिक के लिए कॉमर्शियल बैंक काम कर रही है, उसी तरह गवर्नमेंट के लिए वह सेंट्रल बैंक भी काम करती है। दैट्स ऑल। वी विल डिस्कस द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट बिकॉज इट विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड इट इज applicable in the next chapter to control the credit or inflationary or deflationary situation in economy.